गुड इवनिंग, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का दोस्तों। जल्दी सभी लोग जुड़ेंगे क्लास में और उसके बाद क्लास ही करते हैं शुरुआत जबरदस्त तरीके से। नमस्कार 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 नमस्ते प्रणाम। चलिए आ गए सभी लोग। तो मैं एकदम बढ़िया हूँ। राम राम, राधे राधे। हाँ, कल हमने क्या किया था? कल हमने डीपीएसपी कर लिया ना, और फंडामेंटल ड्यूटीज भी कर लिया। मैंने होमवर्क भी दिया था, होमवर्क भी आशा करता हूँ आप लोगों ने कर लिया होगा। चलिए, लिखना था लिख लिए। वाईटी क्लास हुई तो थी भाई, आप लोग कहाँ थे आज वाईटी क्लास? चलिए, तो आज हम शुरुआत करने वाले हैं जिस चैप्टर की, उस चैप्टर क्या नाम है? तो उस चैप्टर का नाम है दोस्तों प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आज हम भारत का राष्ट्रपति देखेंगे, यानी कि संघ जो है पार्ट 5 आज हम स्टार्ट करेंगे। ये 4.0 बैच है गुरुजी। वाईटी पे क्लास हुई है, सुजीत जी जाकर देख लीजिए। वाईटी पे क्लास थोड़ा 5 मिनट बाद हुई थी आज। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हेडिंग डालेंगे आप लोग। हेडिंग डालेंगे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी आज एक नया जो पार्ट है, पार्ट 5, जो यूनियन के नाम से है, संघ के नाम से, उसकी शुरुआत करेंगे पार्ट 5 की। ठीक है, पार्ट 5 की शुरुआत करेंगे। पार्ट 5 क्या कहता है? भाग 5। भाग 5 संघ के बारे में है। ठीक है, यूनियन के बारे में बातचीत करता है, तो यूनियन को देखेंगे। और उसमें पहला जो चैप्टर है वो है राष्ट्रपति, भारत का राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट। ठीक है, तो प्रेसिडेंट के बारे में हमें जानकारी कहां से मिलती है? आर्टिकल 52 टू 62, यानी अनुच्छेद 52 से लेकर के 62 तक भारत के राष्ट्रपति के बारे में बताया गया संविधान में। अब इसमें क्या कहता है, देखिए लिखा है पार्ट 5 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, द यूनियन के नाम से, अंडर चैप्टर 1 द एग्जीक्यूटिव लिस्ट आउट द क्वालिफिकेशन, इलेक्शन एंड इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। यानी कि संविधान संघ के भाग 5 में अध्याय 1 कार्यकारी के नाम से जो अध्याय है के तहत भारत के राष्ट्रपति की योग्यता, चुनाव और महाभियोग को सूचीबद्ध किया गया है। लिखे सभी लोग? आपस में बातचीत शुरू हो गई? क्वेरी है, क्वेरी को भी निपटाया जाएगा। पहले लिखिए तो जो लिखवा रहा हूं। क्वेरी क्या है आपकी? वैसे देख लेता हूं क्वेरी वाले सेक्शन में। आर्टिकल 51 आरपी पांडे हो चुका है। और क्या क्वेरी है? चलिए, लिख लिया पहला। दूसरा, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द हेड ऑफ स्टेट of the Republic of India. The President is the formal head of the executive, legislature and judiciary of India, and is also the commander in chief of the Indian Armed Force. भारत के राष्ट्रपति भारत गणराज्य के राज्य प्रमुख हैं। राष्ट्रपति भारत कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका के औपचारिक प्रमुख होते हैं। भारतीय सशस्त्र बलों के कमांडर इन चीफ भी होते हैं। कमांडर इन चीफ भी होते हैं। चलिए, तो दूसरा पॉइंट लिख लीजिए जल्दी से फटाक से। उसके बाद हम फ्लोचार्ट बनाएंगे और फ्लोचार्ट के माध्यम से समझेंगे। एक एक बातों को फ्लोचार्ट के माध्यम से हम समझेंगे। डन? नोट कर लिया? मैं एकदम बढ़िया हूं, जल्दी से नोट करना शुरू करिए, समय कम है ना।
सदाब अशरफ, जो भी या किसी को भी जो भी पूछना है, देखिए क्वेश्चन मार्क वाला सेक्शन दिया होगा, उसमें जाकर के अपना क्वेश्चन लिख दीजिएगा, मैं पढ़ लूंगा। अरे पार्लियामेंट इसके बाद ना आएगा गुलशन, पहले तो कार्यपालिका पढ़ेंगे ना, फिर विधायिका, फिर न्यायपालिका पढ़ेंगे। तो विधायिका में हम संसद पढ़ेंगे, पार्लियामेंट, तो पहले कार्यपालिका में पढ़ेंगे, प्रेसिडेंट पढ़ेंगे, वाइस प्रेसिडेंट पढ़ेंगे, महान्यायवादी पढ़ेंगे, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ये पढ़ेंगे, उसके बाद फिर आएंगे हम संसद पर। डन हो गया? डन, ओके, बहुत बढ़िया। तो ये हो गया डन। तो आगे लिखिए, ही इज अ पार्ट ऑफ यूनियन एग्जीक्यूटिव अलोंग विद द वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। यानी यह उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद और भारत के अटॉर्नी जनरल के साथ केंद्रीय कार्यकारिणी का हिस्सा होता है, कार्यपालिका का हिस्सा होता है। जब भी एग्जीक्यूटिव बॉडी पूछा जाए तो एग्जीक्यूटिव बॉडी में सेंट्रल लेवल पर कौन कौन आता है? प्रेसिडेंट आते हैं, वाइस प्रेसिडेंट आते हैं, प्रधानमंत्री, पीएम, प्राइम मिनिस्टर आते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आते हैं और अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। इतने लोग कार्यपालिका के अंतर्गत आते हैं, एग्जीक्यूटिव बॉडी के अंतर्गत आते हैं। चलिए, डन, लिख लिया। अब सवाल यह है कि हाउ इज प्रेसिडेंट इलेक्टेड, यानी राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, इसको समझेंगे। तो राष्ट्रपति दोस्तों चुनाव एक निर्वाचक मंडल के द्वारा होता है, इलेक्टोरल कॉलेज होता है। और राष्ट्रपति को कौन कौन से लोग चुनते हैं, अगर ये सवाल है, तो राष्ट्रपति को चुनते हैं संसद के निर्वाचित सदस्य, इलेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। संसद के दो सदन होते हैं, एक लोकसभा, दूसरा राज्यसभा। और इन दोनों सभाओं के जितने भी इलेक्टेड मेंबर्स होंगे, लोकसभा में कैसे इलेक्शन होता है? डायरेक्ट इलेक्शन होता है, सीधा जनता चुनती है सदस्यों को, तो वो लोग। और राज्यसभा में 238 सदस्यों को, यानी 12 के जो नॉमिनेट किए जाते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा, उनको छोड़कर जितने भी इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं वो वोट करते हैं। और साथ ही साथ राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य वोट करते हैं, ये बात लिखा है। भारतीय राष्ट्रपति के लिए कोई प्रत्यक्ष चुनाव नहीं है, एक निर्वाचक मंडल उसे चुनता है। राष्ट्रपति के चुनाव के लिए जिम्मेदार निर्वाचक मंडल में निम्नलिखित के निर्वाचित सदस्य होते हैं। पिछला छूट गया, कोई बात नहीं, बाद में कर लीजिएगा, पहले इसको लिखिए। अभी चार्ट बनवा देते हैं ओबरॉय। चलिए, हो गया। अब देखिए इसको चार्ट के माध्यम जरा समझिए। राष्ट्रपति का निर्वाचन, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति का निर्वाचन दोस्तों कैसे होता है? तो राष्ट्रपति के निर्वाचन में एक निर्वाचक मंडल होता है, इलेक्टोरल कॉलेज होता है, निर्वाचक मंडल। और इस निर्वाचक मंडल में कौन कौन से लोग होते हैं? इस निर्वाचक मंडल में संसद के निर्वाचित सदस्य, संसद के इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, निर्वाचित सदस्य, साथ ही साथ राज्य विधानसभाओं स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के इलेक्टेड मेंबर्स के निर्वाचित सदस्य प्लस दिल्ली प्लस पुदुचेरी प्लस जम्मू कश्मीर J&K की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य।
ये लोग करते हैं वोट राष्ट्रपति के इलेक्शन में। और संसद के निर्वाचित सदस्य, मेरा मतलब है लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, LS फॉर लोकसभा के इलेक्टेड मेंबर्स, लोकसभा के इलेक्टेड मेंबर्स निर्वाचित सदस्य, और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य। नोट कर लीजिए। विधानमंडल के कैसे सर, थोड़ा समझा दीजिए। अच्छा समझा देते हैं, पहले लिख लीजिए, अभी समझा देते हैं। विधानमंडल में नहीं लिखा, विधानसभा लिखा है, लेजिस्लेटिव असेंबली। अरे आशीष रंजन, अब अटॉर्नी जनरल समझाते हैं, पहले राष्ट्रपति बाद में समझाएं। मैं कह रहा हूं कि पहले जो ये राष्ट्रपति चल रहा है इसको हम पूरा समझेंगे। राष्ट्रपति बहुत क्वेश्चन आते हैं ना, इसके बाद फिर उपराष्ट्रपति, फिर प्रधानमंत्री, है ना, फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, एंड देन नंबर आता है अटॉर्नी जनरल का। कोई नहीं, इसके बाद ही मैं बता दूंगा अटॉर्नी जनरल, लेकिन राष्ट्रपति खत्म तो होने दीजिए। है ये लिख लिया सबने। अब देखिए, कुल मिला के निर्वाचक मंडल इलेक्टोरल कॉलेज वह होता है जो लोग राष्ट्रपति को वोट देते हैं। अब कौन से लोग वोट देंगे? एक तो आपने देखा कि लोकसभा के सभी निर्वाचित इलेक्टेड मेंबर्स ही वोट देते हैं। पहली चीज, नॉमिनेटेड मेंबर्स वोट नहीं देंगे। नोट करके लिख लीजिए, मनोनीत सदस्य, नॉमिनेटेड मेंबर्स, मनोनीत सदस्य कैन नॉट बी इलेक्ट अ प्रेसिडेंट, यानी कि या आप कह सकते हैं मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेते हैं, निर्वाचन में भाग नहीं लेते, भाग नहीं लेते। भाग नहीं लेते। नॉमिनेटेड मेंबर्स नॉट पार्टिसिपेट या डज नॉट पार्टिसिपेट इन इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। ठीक है, शिवम कुमार मैसेज का रिप्लाई, जितने लोग मैसेज का रिप्लाई मांग रहे हैं रिप्लाई छोड़ दीजिए, पढ़ना शुरू कर दीजिए। पढ़ना काम आने वाला है, रिप्लाई काम नहीं आने वाला है। हालांकि 10 लोगों ने जो क्वेश्चन किया है, 11 लोग हो गए, मैं रिप्लाई कर देता हूं सबको। चलिए, आर्टिकल 51 हो चुका है। आरपी पांडे सर कुछ पूछना था सर, तो पूछिए ना भाई। प्रेसिडेंट एलिजिबिलिटी मतलब पहले योग, अभी निर्वाचन बता रहे, इसके बाद योग्यता का नंबर आएगा। सब कुछ मैं बताऊंगा, आप लोग एक्स्ट्रा क्यों बन रहे हो यार? एक्स्ट्रा क्यों आप लोग बन रहे हो? मुझे पढ़ाना है, मुझे पता है भाई। आशीष पांडे जी समझ रहे हैं? ओवरऑल टेक्निकल आप भी। फॉर्मल हेड का मतलब क्या होता है अभी बताता हूं। अध्याय 1 कार्यकारी क्या है सर? चैप्टर 1 है, पार्ट 5 का चैप्टर 1 कार्यपालिका, चैप्टर 2 विधायिका, चैप्टर 3 न्यायपालिका। क्या ये कोई समिति है? नहीं। यूट्यूब में 4 और पेड में 8 आवर, तो सेल्फ स्टडी कैसे करूं? ये आपका अपना देख लीजिए भैया कैसे करना है। अटॉर्नी जनरल क्या होता है अभी जब पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा। नॉमिनेटेड मेंबर्स मींस जो मनोनीत होते हैं राष्ट्रपति के द्वारा। सर थोड़ा सा लो लिखाएं ना सर, नहीं लिख पा रहे हैं। अच्छा कोई बात नहीं, आराम से लिखाएं। रुक क्यों जा रहा है क्लास? आपके यहाँ इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं होगी। अभिषेक कुमार सर पीछे का छूट गया, बैक कीजिए, बैक करके देख लीजिए। आशुतोष चौधरी रुक गया। सर ऑब्जेक्टिव भी करवाइएगा क्या सर? हाँ ऑब्जेक्टिव भी करवाएंगे बाद में। सर निर्वाचक मंडल कौन होता है? निर्वाचक मंडल में सभी पार्टिसिपेट कर, जो वोट देते हैं उन्हीं को निर्वाचक मंडल बोलते हैं। अब मुझे बोलने तो दे नहीं रहे आप लोग, है ना? तो बोलने देंगे तब तो समझा पाऊंगा। अभी पढ़ाया नहीं हूं, मुझे इत्मीनान से पढ़ा लेने दीजिए, उसके बाद क्वेरी करिए, पहले टॉपिक खत्म हो जाने दीजिए। हो गया डन? मनोनीत वे सदस्य होते हैं, जब राज्यसभा पढ़ाऊंगा तो हालांकि पढ़ाता हूं, मनोनीत होते हैं 12 मेंबर्स, 12 सदस्यों का राष्ट्रपति का, पी यानी प्रेसिडेंट, राज्यसभा में
राज्यसभा में बिना किसी इलेक्शन के इनको बना देते हैं सदस्य, अगर वो विज्ञान, कला, समाज सेवा या फिर साहित्य में विशेषज्ञ हैं तो उन्हीं को मनोनीत मनोनीत मतलब डायरेक्ट ऐसे भेज देना सदस्य, नॉमिनेट कर देना। नॉमिनेशन में पढ़ा रहा हूं कब से पढ़ा रहा हूं नॉमिनेशन ना। चलिए अब देखिए, राज्यसभा में राष्ट्रपति को वोट कौन देते हैं? लोकसभा के जितने सांसद होते हैं, जो लोकसभा चुनाव होने वाला 2024 में, तो आप लोग जाएंगे वोट करने, अपने सांसद को चुनते हैं। इतना तो पता है। नहीं पता है तो आज जाके अपने घर में पिता उता जिस पूछे हमारे यहाँ सांसद क्या होता है, कैसे चुनाव होता है, तो उनको पता होगा, भले ही वो कक्षा 1 तक न पढ़े हो। तो सांसद को हम सीधा चुनते हैं। लोकसभा में जो चुनाव होता है उनको हम सीधे वोट करते हैं। आम जनता भारत की वोट करती है। आम जनता से मेरा मतलब है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, यानी 18 वर्ष, अगर आपका वोटर आईडी बन गया तो 18 वर्ष से ज्यादा हो गए तो क्लियर। राज्यसभा में जितने लोगों का चुनाव होता है वो अप्रत्यक्ष होता है, हम लोग उनको वोट नहीं करते, अप्रत्यक्ष रूप से चुनते हैं। जब राज्यसभा पढ़ाऊंगा तो बता दूंगा। यानी कि राज्यसभा के यही विधायक लोग चुनते हैं। विधायकों को हम चुनते हैं ना। आपको पता है विधायक कौन होता है? विधायक होता है जो आपका एक विधानसभा क्षेत्र होगा, वहां का एमएलए, जिसको बोलते हैं मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। विधानसभा के जितने भी सदस्य होते हैं उनका डायरेक्ट जो है चुनाव होता है जनता के द्वारा, और ये लोग वोट करते हैं। संसद में लोकसभा के लोग वोट करते हैं सभी सदस्य, और राज्यसभा के सभी निर्वाचित सदस्य वोट करेंगे। नॉमिनेटेड मेंबर्स वोट नहीं करेंगे। और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में यानी दिल्ली, पुदुचेरी और जम्मू कश्मीर में विधानसभा है, तो विधानसभा है तो उनके भी तो लोग वोट करेंगे राष्ट्रपति को। बस इतने लोग वोट करते हैं। (238 या 233) आरएसएस के मेंबर 238 राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों से चुने जाते हैं और 12 सदस्यों का मनोनयन करते हैं प्रेसिडेंट। इस तरीके से जोड़ करके होता है 250। अभी मत पूछिए, अभी पूछेंगे तो आप कंफ्यूज होंगे और आम जनता भी कंफ्यूज होगी, क्योंकि राज्यसभा तो पढ़ा नहीं रहा हूं, अभी प्रेसिडेंट पढ़ा रहा हूं। सब एक सीरियल में है, सीरियल में पढ़ेंगे ना तो मजा आएगा पढ़ के। चलिए अब यहां पर देखिए, ये होगा लिख लिया ना, चलिए मिटा देता हूं। अब देखिए होता क्या है, अब इनका चुनाव कैसे होता है, पद्धति कौन सी है, कौन सा सिस्टम है? तो एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा, लिखिए एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा, मत पद्धति के साथ आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अंतर्गत चुनाव होता है, के अंतर्गत पी यानी प्रेसिडेंट का चुनाव होता है। अब इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं इंग्लिश में पीआर विथ एसटीवी सिस्टम, राष्ट्रपति का वोट सिस्टम क्या है? पीआर विथ एसटीवी, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन विथ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। लिख लिया? प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन विथ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम, एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अंतर्गत राष्ट्रपति चुनाव होता है। लिख लिया? चलिए, और इनका कैसे चुनाव होता है? गुप्त मतदान होता है। गुप्त मतदान होता है। किस विधायक ने या किस सांसद ने किस राष्ट्रपति उम्मीदवार को वोट दिया, कोई नहीं जान सकता। गुप्त मतदान पूरी तरीके से सीक्रेट होता है। चलिए, हो गया डन। अब देखिए, अब दूसरी चीज आती है जो
व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्शन यूज इन द प्रेसिडेंट इलेक्शन? तो हस्तांतरणीय वोट के माध्यम से आनुपातिक अभी लिखवा दिया। उनके चुनाव संबंधित किसी भी विवाद को सुप्रीम कोर्ट द्वारा सॉल्व किया जाएगा। केवल अगर राष्ट्रपति से के चुनाव संबंधित कोई विवाद हो गया, कोई मसला हो गया, तो उसको सुप्रीम कोर्ट ही केवल सुलझाएगा, हाई कोर्ट नहीं सुलझाएगा। लिखिए, ऊपर और लिखवा दिया, नीचे और लिख लीजिए। चुनाव संबंधित विवाद को कौन निपटाएगा? सुप्रीम कोर्ट। चुनाव से संबंधित सभी विवादों का निपटारा सुप्रीम कोर्ट करेगा। अनिशा शर्मा कह रही सर ये क्या होता है? ये होता है आलू के बाद जब बनता है कचालू, तो ये कचालू मैं बता रहा हूं आपको। कचालू कैसे बनाएं आज यही सिखा रहा हूं कि आलू से कचालू कैसे बनाएं। क्या लगता है आपको क्या मैं सिखा रहा हूं? मुझे लगता है आप लोग कभी कभी मेरा मजा लेने लगते हैं। ऐसी बात है क्या? कभी कुछ पूछूंगा तो सर कुछ ना कुछ रिप्लाई तो देंगे ही, फिर हमको मजा आएगा। हैं, मेरा ही मजा लेते हैं आप लोग। चलिए, हो गया डन। अब आप बारी आती है जो इन्होंने पूछा था सर योग्यता क्या होनी चाहिए, व्हाट आर द क्वालिफिकेशंस ऑफ द प्रेसिडेंट। अगर आपको राष्ट्रपति बनना है तो योग्यता क्या? तो योग्यता क्या, तो यहाँ पर देख लीजिए, राष्ट्रपति की योग्यता लिखिए फ्लो चार्ट में, और उसके बाद वो तो दिया ही गया है, उसको लिख लीजिए। राष्ट्रपति की योग्यता, क्वालिफिकेशन ऑफ प्रेसिडेंट। राष्ट्रपति यदि आपको बनना है, अगर कभी मन हो जाए बनने का कि हमारा मन हो गया राष्ट्रपति बनेंगे अब हम, तो अगर ऐसा मन हो तो सबसे पहले तो आप भारत के नागरिक होने चाहिए, इंडियन सिटीजन, भारत का नागरिक होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए। जन्म से नहीं, जन्म से आवश्यक नहीं है, मैंडेटरी नहीं है कि आप बाय बर्थ सिटीजन हो इंडिया के, जन्म से आवश्यक नहीं। जन्म से अमेरिका में आवश्यक है, यूएसए में मैंडेटरी है, यूएसए में जन्म से होना चाहिए। अगर किसी को राष्ट्रपति बनना है तो जन्म से नागरिक होना चाहिए वो यूएसए का। सबाना प्रवीण, अगर वीडियो रुक रहा है थोड़ा सा नेटवर्क इशू होगा ना, नेटवर्क में आइए, थोड़ा इंटरनेट कनेक्टिविटी जहां पे बढ़िया हो, मानसिक संतुलन बढ़िया हो। तो मानसिक संतुलन अगर आपका बढ़िया है तो आप प्रेसिडेंट बन सकते हैं, लेकिन उसको लिखने की जरूरत है नहीं, आपसे कभी मानसिक संतुलन नहीं पूछेगा। दूसरा, न्यूनतम मिनिमम एज आपकी कितनी होनी चाहिए? तो न्यूनतम आयु आपकी होनी चाहिए 35 ईयर्स। अगर आप सोचे कि आप 24-25 साल के हैं तो आप आए जो है प्रेसिडेंट बन जाए, तो नहीं, पहले उम्र पूरा करिए 35 साल। ठीक। तीसरा है दोस्तों, लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता, लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए, बनने की योग्यता। अब देखिए, इस पर ज्यादा जोर मत दीजिएगा, क्योंकि जिसने लिखा होगा संसद में योग्यता राष्ट्रपति की, उसको भी नहीं पता रहा होगा उसके दिमाग में क्या चल रहा है। हो सकता है बेचारा सपना अपना देख रहा हो, कुछ लिख दिया, अब लिख दिया तो लिख दिया। यानी कि अगर राष्ट्रपति बनना है तो लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए, उम्र को छोड़कर, क्योंकि उम्र लोकसभा सदस्य बनने के लिए 25 साल है। अब लिखा है संविधान में तो याद करना पड़ेगा, सवाल पूछ लिया गया है तो पढ़ना पड़ेगा। ठीक। लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए। तो 3 योग्यताएं बहुत जरूरी हैं राष्ट्रपति बनने के लिए। बाकी एक चीज सबके साथ कॉमन होती है, कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट ना हो, लाभ का पद धारण न करता हो, लाभ का पद धारण ना करता हो, लाभ का पद धारण ना करता हो। लिख लीजिए, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट यानी पता चले आप ऑलरेडी एक आईएएस ऑफिसर हैं, या आप किसी चीज के डायरेक्टर हैं, सैलरी उठा रहे हैं वहां से और आगे प्रेसिडेंट बनने, तो नहीं हो पाएगा। आप वहां से आपको रिजाइन करना पड़ेगा पहले, तब प्रेसिडेंट बनिए। पढ़ा लिखा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, कहीं नहीं लिखा है कि हाई स्कूल की डिग्री होनी चाहिए आपके पास या इंटर की मार्कशीट होनी चाहिए, तब आप फॉर्म डाल सकते हैं राष्ट्रपति बनने का फॉर्म थोड़ी डालते हैं, नामांकन होता है। पढ़ाई लिखाई नहीं है, कुछ भी नहीं, यही तो दिक्कत है, करना चाहिए था ना।
पढ़ाई लिखाई, तो उनको पता चलता है पढ़ने लिखने में कितना मेहनत लगता है। क्या जी? चलिए, हो गया। अब राष्ट्रपति के चुनाव में नामांकन कैसे हो सकता है, रजिस्ट्रेशन कैसे हो सकता है। अब राष्ट्रपति, जैसे मान लीजिए आपने विचार बना लिया कि मैं राष्ट्रपति बनूंगा या बनूंगी, ये सारी योग्यताएं आपके पास हैं, तब आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा ना जी, नामांकन फॉर्म भरना पड़ेगा। तो नामांकन फॉर्म अगर आपको भरना पड़ेगा, तो नामांकन में क्या भरेंगे, क्या क्या लगेगा। तो राष्ट्रपति का नामांकन, हेडिंग डालिए, राष्ट्रपति का रजिस्ट्रेशन, नामांकन, नॉमिनेशन, रजिस्ट्रेशन नहीं, नॉमिनेशन। राष्ट्रपति का नामांकन, नॉमिनेशन कैसे होगा। तो अगर आपको राष्ट्रपति बनना है तो क्या करना होगा, तो करना ये होगा कि 50 प्रस्तावक होने चाहिए, प्रस्तावक, और 50 अनुमोदक होने चाहिए। अब मत पूछेगा अनुमोदक प्रस्तावक क्या है, यानी कुल मिलाकर के 100 लोग होने चाहिए आपके, लोकसभा के मेंबर, राज्यसभा के मेंबर, या राज्यों की विधानसभाओं के विधायकों को 100 लोगों पकड़ लीजिए, अपने अंडर में कर लीजिए, अनुमोदक प्रस्ताव बना दीजिए। पहली चीज। दूसरी चीज, तीसरी चीज, जमानत राशि 15,000, जमानत राशि जमा करनी होगी, कितना, 15,000 रुपए, 15,000 रुपए, ठीक है। तो नॉमिनेशन जब होता है तो उसमें ये 3 चीजें लगती हैं। डन। अरे तो भाई ये देखिए, तो उनका चुनाव है ना, आपको क्या लगता है सांसद बनना बहुत आसान है, विधायक बनना बहुत आसान है। कहां कर चालते हैं बेचारे, खूब पैसा बर्बाद करते हैं, और कितना साल के लिए, 5 साल के लिए। और कभी कभी सरकार पहले ही गिर जाए, तब 2.5 साल में सरकार गिर जाए, तब टहले इधर उधर। तो आप एक बार पढ़, खूब मेहनत करते हैं, एक बार तैयारी करते हैं, बढ़िया मस्त पढ़ते हैं, तैयारी करते हैं, और एग्जाम देते हैं, आईएएस बन जाते हैं। अब कब तक रहेंगे आप, 62 साल 65 साल तक रहेंगे, कोई नहीं रोक पाएगा आपको, कोई चुनाव नहीं होगा आपका 5 साल बाद। लेकिन उनका तो हर 5 साल बाद एग्जाम होता है। थोड़ा डार्क लिखिए, एक्चुअली मैं डार्क ही तो लिख रहा हूं, कोई चीज नहीं दिख रहा है क्या। हाँ मीरा वर्मा जी, पहले ही मैंने पूछा, अनुमोदक मत पूछिएगा, प्रस्तावक मत पूछिए। 50 लोगों को, 50 या 50 प्लस 50, 100 लोगों को पकड़ लीजिए, विधायक हो, सांसद हो, कुछ भी हो, 100 लोगों को पकड़ ले, अपने अंडर में कर लीजिए। चलो बेटा साइन करो, यहाँ साइन कर दो कि तुम लोग मेरे साथ हो, चलो आओ, जा रहा हूं मैं नामांकन भरने, आओ। बस वही है प्रस्ताव का अनुमोदक, ठीक है। चलिए, हो गया। तो ये तो हो गया राष्ट्रपति का नामांकन। अब एक चीज देखिए कि राष्ट्रपति के पद की रिक्तता कब हो सकती है। लिखिए, राष्ट्रपति का पद खाली किन परिस्थितियों में होगा। राष्ट्रपति का पद रिक्त कब हो सकता है, खाली कब हो सकता है, वैकेट कब हो सकता है, वैकेंट। राष्ट्रपति की पोस्ट वैकेंट किन किन परिस्थितियों में होती है। पहला, अगर वो इस्तीफा दे दे, क्या दे दे, रेजिग्नेशन, रिजाइन कर दे। इस्तीफा देने पर पद रिक्त हो जाएगा, इस्तीफा देने पर भाई पद तो रिक्त ही हो जाएगा, त्याग पद दे देगा तो। दूसरा क्या, दूसरा ये कि उसकी मृत्यु हो जाए, भगवान न करे हो, मृत्यु होने पर। तीसरा क्या, तीसरा ये कि उच्चतम न्यायालय द्वारा, सुप्रीम कोर्ट, एससी माने शेड्यूल कास्ट मत लिख लीजिएगा, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा निर्वाचन अवैध घोषित कर दिया गया हो, कि राष्ट्रपति का जो चुनाव है वो गलत तरीके से हुआ है, इलीगल कर दे, अवैध घोषित, तब इनका पद रिक्त हो जाएगा। और चौथी कंडीशन है महाभियोग द्वारा, इंपीचमेंट प्रोसेस,
राष्ट्रपति पर महाभियोग द्वारा उनका पद रिक्त हो जाएगा। महाभियोग के बारे में अनुच्छेद 61 के बारे में जानकारी, आर्टिकल 61 में इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। अच्छा, आप रविशंकर हैं, इंडियन आर्मी में हैं, तो आर्मी वाले साहब रविशंकर जी क्या क्वेश्चन किए थे आप? लिख लीजिए, किन परिस्थितियों में राष्ट्रपति का पद खाली हो जाएगा? अनुश्री सिंह बिल्कुल नहीं, नहीं, अब वो पार्ट नहीं है। हाँ, महाभियोग, मुझे लगा था रजनी साहब कोई पूछेगा महाभियोग, तो महाभियोग इसी के बाद में समझाने वाला हूं कि महाभियोग के द्वारा राष्ट्रपति को कैसे निकाला जाता है। ठीक, इसी के बाद में समझाने वाला हूं। तो यहां तक क्लियर है, डन है। अब देखिए, यही सारी बातें लिखी गई हैं। देखिए, ही शुड बी एन इंडियन सिटीजन, नागरिक होना चाहिए। His age should be a minimum of 35 year होना चाहिए। He should qualify the condition to be elected as a member of लोकसभा सदस्य रूप में चुने शर्त। He should not hold any office of profit, कोई लाभ का पद नहीं होना चाहिए। देखिए, जो मैंने लिखवाया वही यहां लिखा है। क्लियर? चलिए, अब बात आती है, व्हाट इज द प्रोसीजर फॉर इम्पीचमेंट ऑफ अ प्रेसिडेंट। वो इम्पीचमेंट का प्रोसीजर क्या है, कैसे किसी राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया लगती है, उसको हम एक फ्लो चार्ट बना के समझ लेंगे। चलिए, राष्ट्रपति पर महाभियोग हेडिंग डालिए, राष्ट्रपति पर महाभियोग, राष्ट्रपति पर महाभियोग। ये किस अनुच्छेद मिलता है जानकारी इसके बारे में? आर्टिकल 61, इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। सबसे पहले तो अगर महाभियोग चलाया जा रहा है तो कुछ आधार होना चाहिए ना महाभियोग चलाने के लिए। किस आधार पर महाभियोग चलेगा? आप बहुत बढ़ाते हो सर, मतलब बढ़ाते हो, क्या कहना चाह रहे हैं? अब आप केजी और रबीना जी, अब आप केजी और स्कूलिंग नहीं कर रही हैं कि बोलना पड़ेगा आ से अनार 50 बार बोलूंगा तब आप लिखेंगी। बड़े हो गए आप लोग हैं कि स्कूल स्टूडेंट या कॉलेज स्टूडेंट हैं, नहीं है ना? तब जब मैं लिख ले रहा हूं तो आप नहीं लिख पा रहे हैं। मैं पढ़ा भी रहा हूं, समझा भी रहा हूं, आपसे बातचीत भी कर रहा हूं, लिख भी रहा हूं। हाँ, कि छोटी सी इमली 50 बार लिखो, छोटी सी इमली, तो आप भी बोलेंगे इमली, फिर मैं फिर बोलूंगा इमली, तब जाके बच्चे लिख पाते हैं 4-5 बार बोलने के बाद। ऐसे मेरी बिटिया है, बिटिया मतलब मेरी बेटी नहीं, भतीजी मेरी, भैया की बेटी है। अब इस बार गया दीपावली घर, मैं चलो बेटा एप्पल टू ज़ेब्रा सुनाओ। अब हम लोग भाई पुराने जमाने में पढ़े हैं मुझे लगा इंग्लिश मीडियम में पढ़ रही है, छोटी सी अभी बहुत, तो अब क्या ही उससे पूछे। एप्पल टू ज़ेब्रा आ रहा होगा, फर्स्ट में है शायद, या हाँ फर्स्ट क्लास में, पहली क्लास में, यूकेजी एलकेजी हो गया उसका। उससे मैंने पूछा चलो बेटा एप्पल टू ज़ेब्रा पढ़ाओ। उनका अंकल आप ये क्या पूछ रहे हो, आप बच्ची समझे हो क्या? मैं कह नहीं बच्ची तुम नहीं हो, बच्ची नहीं हो, मुझे दरअसल पढ़ना है, मैं भूल गया हूं, तो मुझे पढ़ा दो। तब वो अपना रॉड छड़ी एक है उसके पास, चार्ट बना था, तो बोली अंकल ए फॉर, मैंने कहा ए फॉर नहीं आपको एप्पल बोलना है। तुम कहा अच्छा ए फॉर एप्पल तो बच्चे वैसे पढ़ते हैं। आपका भी रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है क्या? रजिस्ट्रेशन मतलब हाँ पीडीएफ मिलेगा। बबली जी कुछ पूछ रही है क्या? प्लीज कम टू द पॉइंट। किस पॉइंट पर आना है बबली जी, बताइए तो मुझे। कौन सा पॉइंट? चलिए, एग्जाम के बारे में भी कोई इंफॉर्मेशन नहीं, जैसे इंफॉर्मेशन है कि आपको दे दिया जाएगा। महाभियोग, देखिए अब महाभियोग अगर राष्ट्रपति पर लगाया जाएगा कुछ आधार होगा, ऐसे थोड़ी कि उठे मुंह साफ किए चलो
महाभियोग चलाना है, ऐसे थोड़ी चलाया जाएगा, कुछ तो होगा ना बेसिस, कुछ तो ग्राउंड होगा। तो यूपी पुलिस में पॉलिटी से क्वेश्चन आता है सर, प्लीज प्लीज रिप्लाई, क्यों नहीं आता है? जहां जीके जीएस आता है वहां पॉलिटी आता है, आएगा। चलिए खैर लिखिए, तो आधार क्या होता है राष्ट्रपति पर, किस बेसिस पर, किस ग्राउंड पर इस पर इंपीचमेंट प्रोसेस चल सकता है? आधार लिख लीजिए, संविधान का अतिक्रमण, संविधान का अतिक्रमण। बबली कुमारी जी, अतिक्रमण समझ पाएंगे आप? जब वॉयलेशन होता है कॉन्स्टिट्यूशन का, उल्लंघन होता है संविधान का। बात ना करें, टाइम कम बचता है। कितना अच्छा सीख दिया आपने, तरोताजा कर दिया मुझे। हाँ इंपॉर्टेंट है नवीन, वाईटी भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है बबली जी, अब मैं मान गया, अब आपको दोबारा गलती का मौका नहीं दूंगा। वो मूवी देखा ना विलेन, एक विलेन, दोबारा गलती का अवसर नहीं मिलेगा आपको। चलिए, प्रेरित कर रहा हूँ देश में उपराष्ट्रपति सर नजीज, अभी पढ़िए, पहले पढ़ा दूं उसके बाद आप पूछिएगा। आधार केवल एक होता है, केवल एक ग्राउंड पर संविधान का जब अतिक्रमण होता है तब इंपीचमेंट प्रोसेस स्टार्ट हो सकता है, लेकिन उससे पहले क्या होगा? तो राष्ट्रपति को, प्रेसिडेंट को 14 दिन पूर्व नोटिस देना होगा। कि सर हम आप पर जा रहे हैं महाभियोग चलाने, आपको हटाने का मन है, ठीक? तो 14 दिन, मान लीजिए 14 दिन पूर्व नोटिस दे दिया। अब क्या होगा? तो अब संसद की बारी आती है, पार्लियामेंट के 2 सदन, लोकसभा और राज्यसभा, और ये महाभियोग की प्रक्रिया किसी भी सदन में स्टार्ट हो सकती है, किसी भी सदन में। लोकसभा में भी स्टार्ट हो सकती है, राज्यसभा में भी स्टार्ट हो सकती है, लेकिन जिस सदन में स्टार्ट होगा उसके 1/4 मेंबर्स का उस पर साइन लगेगा पहले। जैसे हमारे लोकसभा में स्टार्ट हो रहा है, तो लोकसभा के 1/4 मेंबर, 1/4 सदस्य प्रस्ताव पर हस्ताक्षर करेंगे, पहले प्रस्ताव पर समर्थन देंगे, इसको समर्थन देना वो बोलते हैं। 1/4 सदस्य समर्थन दे दिए, हाँ ले आइए प्रस्ताव, ले आइए, बढ़िया है, महाभियोग चलाते हैं। अब ये जो प्रस्ताव है समर्थन कर दिया, तो अब लोकसभा में ये प्रस्ताव मान लीजिए आ गया पहले, तो लोकसभा में आया, तो लोकसभा को क्या करना होगा? 2/3 बहुमत से, 2/3 मेजोरिटी से, 2/3 बहुमत से इसको पास करना होगा। इस प्रस्ताव को 2/3 बहुमत से पास करना होगा, 2/3 मेजोरिटी, ठीक है। अब मान लीजिए लोकसभा ने पास कर दिया, तो अब ये राज्यसभा के बाद पास जाएगा प्रस्ताव, पास करने के बाद दूसरा सदन के पास जाएगा, और जो भी दूसरा सदन होगा, मान लीजिए लोकसभा में स्टार्ट हुआ तो दूसरा सदन राज्यसभा है, अगर राज्यसभा में स्टार्ट होता तो दूसरा सदन लोकसभा होता। दूसरा सदन एक जांच समिति बनाएगा। अब ये क्या करेगा? एक जांच समिति बनाएगा सबसे पहले तो, और इस जांच समिति के अध्यक्ष होते हैं सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, मुख्य न्यायाधीश। जांच समिति क्या करती है? ये आधार को चेक करेगी, आधार सही है कि नहीं है, आधार सही है या नहीं, कि प्रेसिडेंट पर जो ये आरोप लगा है संविधान के अतिक्रमण का, क्या ये ग्राउंड सही है? अगर वो सही होता है, जांच समिति पाती है कि हाँ भाई आधार सही है, तो राज्यसभा भी क्या करेगा? 2/3 बहुमत, मेजोरिटी, 2/3 बहुमत से इसको पास करेगा। अब जिस दिन राज्यसभा 2/3 बहुमत से पास करती है, उसी दिन प्रेसिडेंट का जो पद है वो रिक्त हो जाएगा। देखिए कितना आसानी तरीके से आपने महाभियोग सीख लिया, कैसे इंपीचमेंट चलता है। समझ में आया सबके कि नहीं, पहले बताइए। आप खाली हैं तो बोलिए। रोशन आपको क्या लगता है, मैं खाली हूं अभी? पहले इसको लिखिए, आप भी खाली नहीं होने चाहिए, मैं भी अभी खाली नहीं हूं। पहले पूरा खत्म करते हैं टॉपिक, उसके बाद फिर आप लोग क्वेश्चन करिएगा मुझसे। डन? अच्छे समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। तो यही है इसमें बताया गया है। देखिए
The only condition for the initiation of impeachment of the Indian president is the violation of the constitution, संविधान का अतिक्रमण या उल्लंघन केवल एक आधार है। उसके बाद हिजेस, ये क्या है भाई, ये तो गड़बड़ है, नहीं नहीं नहीं, ये जो है ये कॉपी हो गया, उसी में से गड़बड़ हो गया, ये क्वालिफिकेशन उसका हो गया। संविधान का उल्लंघन, संविधान का उल्लंघन एकमात्र आधार है। उसके बाद होगा क्या, उसके बाद देखिए, जैसे मान लीजिए लोकसभा इनिशिएट एन इम्पीचमेंट चार्ज स्टार्ट करता है, तो द इम्पीचमेंट चार्ज आर साइंड बाय 1/4 ऑफ द मेंबर एट द लोकसभा एंड 14 days नोटिस टू गिवन टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्रायर नोटिस दिया जाएगा जो मैंने बताया। फिर उसके बाद लोकसभा पासेस द इम्पीचमेंट चार्जेस विद 2/3 मेजॉरिटी एंड सेंड इट टू राज्यसभा। राज्यसभा में जब जाएगा तब क्या होगा, तो राज्यसभा इन्वेस्टिगेट्स द चार्जेस, किस पर चार्ज जो लगाया गया है उसको इन्वेस्टिगेट करेगा, अगर वो चार्ज सही होता है तो राज्यसभा भी 2/3 मेजॉरिटी से पास करेगा, और जिस दिन पास करेगा उस दिन राष्ट्रपति खाली हो गए। क्लियर? चलिए, यही चीज मैंने बता दी अब आपको यहां पर अच्छे से। अब पूछे क्या सवाल है? कविता कुमार नहीं दिख रहा है? आंख में जब छींटा मारी तो नींद आ रही होगी आपको, क्यों नहीं दिखेगा? मुझे दिख रहा है यहाँ स्क्रीन पर। आज तक किसी भी भारतीय प्रेसिडेंट पर ये इम्पीचमेंट प्रोसेस नहीं चला है, आज तक किसी भी राष्ट्रपति पर महाभियोग नहीं चला है। रिजवाना बेगम आपको सुन नहीं है? अच्छा रिजवाना ये बताइए, महाभियोग क्या है? ये चीज समझ में आया, ये शब्द समझ में आया? महाभियोग से क्या होता है? तो मैंने तो अभी यही बताया कि महाभियोग से राष्ट्रपति का चुनाव होता है, यही पढ़ा है ना मैंने रिजवाना जी। वंस मोर कहना आसान है, करना बड़ा मुश्किल है। अब आप क्या करेंगे रिजवाना जी, अब इसको जो है थोड़ा सा से वीडियो पीछे करिएगा, जब खत्म कर दूं मैं ना, थोड़ा सा जहां पढ़ाना शुरू किया, प्रोसेस बताना शुरू किया, वहीं कर लीजिएगा, दोबारा हो जाएगा। अदरवाइज जो रिकॉर्डेड वाले स्टूडेंट्स होते हैं, जो रिकॉर्डेड देखते हैं वीडियोस, वो इरिटेट होते हैं कि एक ही बात सर आप बार बार बोल रहे हो, मजा नहीं आया। उनका भी ख्याल रखना, जो नहीं है उनका भी ख्याल रखना है ना। चलिए, अब बात आती है दोस्तों राष्ट्रपति की शक्तियां, पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द प्रेसिडेंट। राष्ट्रपति की कौन कौन से पावर्स हैं, कौन कौन सी शक्तियां हैं, ठीक है। रिकॉर्डेड क्लास अंजलि वहीं पर होगा, एप्लीकेशन में देखिए ऊपर सारे रिकॉर्डेड वीडियोस, सारे रिकॉर्डेड, ऑल सब्जेक्ट, ठीक है। चलिए, अब यही डालिए राष्ट्रपति की शक्तियां एवं कार्य। राष्ट्रपति की शक्तियां, राष्ट्रपति की शक्तियां एवं कार्य, राष्ट्रपति की शक्तियां एवं कार्य हेडिंग डाले। बहुत सारी इसकी शक्तियां होती हैं, इस चार्ट में आप लोग देख पा रहे फ्लो चार्ट में। जैसे इसकी कार्यकारी शक्ति होती है, कुछ कार्यकारी शक्ति, एग्जीक्यूटिव पावर्स, कार्यकारी शक्ति। इसकी लेजिस्लेटिव पावर होती है, विधायी शक्ति होती है, ये प्रकार है विधायी शक्ति। फाइनेंशियल, वित्तीय शक्ति, वित्तीय शक्ति। जुडिशियल, न्यायिक शक्ति, न्यायिक शक्ति होती है इसकी। और क्या, डिप्लोमेटिक, मत लिखिए आपके सिलेबस में नहीं है। मिलिट्री, सैन्य शक्ति होती है, सैन्य शक्ति होती है। और क्या होता है, इमरजेंसी, आपातकालीन शक्ति, आपातकालीन शक्ति। इतनी प्रकार की शक्तियां हैं राष्ट्रपति की, राष्ट्रपति की इतने प्रकार की शक्तियां होती हैं। अब एक एक को हम देखेंगे, एक एक को हम समझेंगे, एक एक शक्तियों को हम देखेंगे। सर रिकॉर्डेड क्लास कब तक रहेगी? 1 साल तक रहेगी रिकॉर्डेड क्लास, आराम से देखते रहिएगा। हाँ लिखना है इसको, अगर मैं लिखूंगा तो आपको भी लिखना है, आपको तो सब कुछ लिखना है। सीरियल वाइज नहीं मिलता, डे वाइज मिलता है धर्मेंद्र कुमार वीडियो। जैसे मान लीजिए आज की डेट में साइंस क्लास, रीजनिंग क्लास, मैथ क्लास, जीके जीएस क्लास, ऐसे मिलेगा, क्रम से डेट वाइज मिलेगा। लिख लिया? डन, ओके, बहुत बढ़िया। तो अब पीडीएफ की बारी है, पीडीएफ में दे देता हूं, शक्तियों के बारे में कल देखेंगे, और कल ही
हम शुरुआत करेंगे उपराष्ट्रपति को, राष्ट्रपति का अंत करेंगे, उपराष्ट्रपति को शुरू करके अंत कर देंगे, ठीक है। और समय बचेगा तो अटॉर्नी जनरल पढ़ा दूंगा, फिर प्रधानमंत्री, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, एक और मुश्किल से 15 मिनट, ठीक है। फिर उसके बाद पार्लियामेंट स्टार्ट करेंगे। साइड हो जाए, ठीक। अब यही शक्तियां रह गई राष्ट्रपति की, बाकी कुछ नहीं। क्षमादान की शक्ति है, वो सब बीटो तो देख लेंगे, उसके बाद खत्म। कल आपका ये महान्यायवादी और उपराष्ट्रपति तीनों। अब बारी है आपको आपके पीडीएफ सेविंग का, और जो बातें यहां पर नहीं लिखा आप लोगों ने उसको लिख लीजिएगा। नोट्स एकदम प्रॉपर होनी चाहिए, कंप्लीट। बताएं क्या है डाउट, क्या बताइए। मेरा चैट जाता है कि नहीं? राखी, बिल्कुल आपका चैट आ रहा है, पर रिकॉर्डिंग टाइम पर नहीं मिलती। रिकॉर्डिंग टाइम पर मिल जाती है, थोड़ा टाइम लगेगा रिकॉर्डिंग मिलने में, 2-4 घंटा लगेगा। पीडीएफ नहीं मिलता है। क्लास के सामने मैं डेली बेसिस पर पीडीएफ डालता हूँ, डेली बेसिस पर। क्लास के सामने देखिएगा, रिकॉर्डेड क्लास सामने देखिएगा, पीडीएफ वहीं पर दिखेगा आपको। चलिए, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच। धन्यवाद बहुत बहुत आपको, लेकिन अभी धन्यवाद नहीं दूंगा क्योंकि अभी आपको देना है पीडीएफ। तो पहले पीडीएफ लीजिए, उसके बाद धन्यवाद लीजिए। हाँ, पीडीएफ से लिख लीजिएगा। सर पॉलिटी की कितनी क्लास हो सकती है? जितना आप कह दें उतना ही आपको पढ़ा दूं। 5 क्लास, 10 क्लास भी हो सकती है, और 4 महीना भी हो सकती है। तो कितना आपको पढ़ना है ये आप पे डिपेंड करता है। हालांकि जितना मैं पढ़ाऊंगा वो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाऊंगा, और आपकी लगभग क्लासेस जो है वो 25 क्लास होगी। अनएबल टू सेंड द फाइल, फाइल नहीं जा पाई क्या? शायद फाइल अपलोड नहीं हो पा रही है, बड़ी हो गई हुई फाइल। हाँ, ये फाइल नहीं जा पा रही, कोई बात नहीं। गुड नाइट, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच।